तो काफी टाइम बाद डीसी की एक ऐसी मूवी जिसको लोग वाकई काफी टाइम से वेट कर रहे थे वो आ गई है। और मैं पर्सनली कहूंगा कि ये मूवी वाकई बड़ी अच्छी रही डीसी के लिए। जहां स्नाइडर वर्स खत्म हुआ वहां एक ऐसी चीज हमें दिखाई दी कि जिसे हम कह सकते हैं कि अगर स्नाइडर वर्स चल रहा होता तो शायद वो और अच्छा पोटेंशियल दिखाता और हमें दिखाई देता कि स्नाइडर वर्स कितना अच्छा और हो सकता था। बट फ्लैश मूवी देखने के बाद मैं बहुत हद तक पॉजिटिव हूँ कि आगे जेम्स गन मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम करेंगे डीसी को लेकर और हमें शायद जस्टिस लीग या सुपरमैन और बैटमैन को लेकर एक ऐसा कंटेंट मिलने वाला है जो बहुत हद तक क्वालिटी होगा और बहुत जबरदस्त होगा अगर जेम्स गन के फैसलों में वार्नर ब्रोस ने किसी तरह का इंटरफेयर नहीं किया। तो आज की वीडियो होने वाली है दी फ्लैश के रिव्यू के ऊपर और ये रिव्यू स्पॉइलर वाला होने वाला है क्योंकि मैं इसमें स्टोरी के बारे में बात करूंगा, इसमें देखने वाली चीजों के बारे में बात भी करूंगा। तो ये स्पॉइलर वाला होने वाला है। तो अगर आपने मूवी नहीं देखी और आपका देखने का प्लान तो मेरी इस वीडियो को मूवी के बाद देखें ताकि आपको सही से मूवी एक्सपीरियंस करने का मजा मिले और उसके बाद इस वीडियो को देख के समझे कि इस मूवी में ऐसा क्या क्या है जो अभी तक आपने शायद मिस। तो मैं शजीर अशरफ, आप देख रहे हैं फैक्ट्स विद शेरी। तो ये वीडियो शुरू कर। तो मूवी की जो बेसिक स्टोरी है वो वही है कि फ्लैश को जो है नई नई चीजें पता चल रही है अपनी पावर्स के बारे में और इसी दौरान हमारा जो ओपनिंग सीन है वो यही है जो हमने ट्रेलर में देखा था जहाँ पे बैन एफ्लेक जो है एक चेसिंग सीन दिखाते हैं कि बैन एफ्लेक किसी गाड़ी का पीछा कर रहे हैं और उन्हीं के साथ वहाँ पे फ्लैश भी है। और फ्लैश को जो सूट दिया है और जो फ्लैश को अपनी पावर्स के बारे में बहुत कुछ समझ में आया है, ये इस दौरान इस मूवी की रिलीज से पहले या काफी टाइम पहले एक कॉमिक रिलीज किया गया था। इसमें दिखाया गया था कि कैसे बैटमैन ने ही फ्लैश को लड़ने का तरीका सिखाया और ये सूट भी दिया जो इतना जबरदस्त है। दूसरी तरफ हमें ये भी दिखाई दिया कि कैसे फ्लैश ने अपनी पावर्स को काबू करना सीखा और वो क्यों इतना ज्यादा अपनी पावर्स को लेकर स्टेबल हो गया है लास्ट टाइम के मुकाबले। क्योंकि हमने जब जस्टिस लीग में उसे देखा था तो उसे उसकी पावर्स इतनी ज्यादा यूज करना नहीं आती थी, लेकिन अब वो काफी हद तक अपनी पावर्स को लेकर मैच्योर हुआ है। हालांकि अभी भी कुछ अजीब किस्म के जोक्स को मारते हैं लेकिन मैं पावर्स की बात कर रहा हूँ सिर्फ। तो हम पहले सीन में देखते हैं कि बैन एफ्लेक का बैटमैन जो है वो एक ऐसी गाड़ी का पीछा कर रहा है जिसके अंदर कुछ अजीब किस्म का वायरस है जो उन्होंने किसी हॉस्पिटल या किसी लैब से शायद चोरी किया है और वो वायरस बहुत मेजर किस्म की तबाही मचा सकता है जिसको बैटमैन डिटेक्ट कर लेता है और वो उनके पीछे जाता है। और दूसरी तरफ वो फ्लैश को ये बोलता है कि उस हॉस्पिटल की तरफ जाओ जहाँ पे धमाका हुआ है और वहां जाके लोगों की मदद करो। फ्लैश वहां जाता है और सबकी मदद भी करता है। वहां पे भी एक बहुत जबरदस्त किस्म का स्लो मोशन सीन है जो बहुत अच्छा है, देख के मजा भी आता है। पहले वाले सीन में यानी इससे पहले वाले सीन में भागते हुए जो दिखाया वो भी बहुत जबरदस्त सीन रहा। मुझे पर्सनली इटर्नल की मकारी वाली फीलिंग आई क्योंकि कोई भी स्पीडस्टर इससे पहले इतना जबरदस्त नहीं दिखाई दिया किसी भी लाइव एक्शन मूवी में। मैं सीरीज की बात नहीं कर रहा क्योंकि दी फ्लैश की सीरीज तो बहुत ज्यादा ही अलग रही है, लेकिन यहाँ पर हमें पहली बार फ्लैश जैसा स्पीडस्टर भागता हुआ दिखाई दिया और बहुत कूल फीलिंग के साथ दिखाई दिया। बट इस सारी चेजिंग सीन के में हमें दिखाई देता है कि फ्लैश अपनी पावर को लेकर कितना मैच्योर है। दूसरी तरफ हम बैटमैन को भी लड़ते हुए देखते हैं, उसकी लड़ाई का उसका फाइटिंग सीन जो वो भी बहुत जबरदस्त है। किसी तरीके से तक पहुंचता है उस वायरस को हासिल करने के लिए, लेकिन वो हासिल करने वाले उस प्रोसेस में ब्रिज से नीचे कूद जाता है जहाँ पे हमें एक प्यारा सा कैमियो दिखाई देता है वंडर वुमन का जो हमारी गैल गैडोट वाली वंडर वुमन ही है ऑफ कोर्स। उसका सीन दिखाई देता है और उसके बाद हम देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल होता है। फ्लैश जो है वो वापस अपने काम पे जाता है। फ्लैश का ओरिजिन तो आपको पता ही है, जो फ्लैश का ओरिजिन है वो यही है कि वो एक लैब में काम करता है एक फॉरेंसिक डॉक्टर की, जहाँ वो तमाम सबूतों को एनालाइज करके सही गुनहगार को पकड़वाने की कोशिश करता है ताकि जैसा उसके बाप के साथ हुआ वो उसके साथ ना हो। तो वो अपने बाप से बात करते हुए बहुत गुस्से में होता है और वो पहली बार डिस्कवर करता है कि वो टाइम ट्रेवल कर सकता है और वो एक जगह पे पहुंचता भी है और वहां देखता है एक अलग किस्म के बॉल में जहाँ पे उसकी पूरी टाइमलाइन समाप्त होती है और वो उसे अपने आगे या पीछे दौड़ने से टाइम में आगे पीछे जा सकता है। और वो बहुत जबरदस्त किस्म का सीक्वेंस था जब मैंने देखा था, बहुत प्यारा लग रहा था। बहुत अलग किस्म का कॉन्सेप्ट है टाइम ट्रेवल करने का और बहुत अच्छा भी है। मूविंग ऑन अदर हैंड तो फ्लैश को ये आइडिया आता है कि क्यों ना जो उसने भी अपनी पावर्स में डिस्कवर किया है वो टाइम में पीछे जाए और जाके कुछ ऐसा करे जिससे उसकी माँ मरे ही ना, यानी उस वक्त उसकी माँ के साथ जो हादसा होने वाला है वो हो ही ना। और वो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा करता है और टाइम में पीछे जाता है और टाइम में पीछे जाके मेन रीजन था कि उसके पापा उस टाइम पे सॉस लेने के लिए बाहर चले गए थे जिस टाइम पे उसकी माँ को मारने के लिए भिड़ाया। तो उसने क्या किया, वो जो सॉस है वो अपनी माँ को पहले से ही प्रोवाइड कर दिया उसी शॉपिंग सेंटर में जहाँ पे उसकी माँ उस सॉस को लेना भूल गई थी। तो उसने अपनी माँ को वही सॉस वहाँ पे प्रोवाइड किया और उसके बाद उसकी वजह से ये हुआ कि जब उसके पापा घर से बाहर ही नहीं गए तो ना वो अटैक शायद हुआ नहीं, या हुआ भी तो उसके पापा ने अपनी बीवी को बचा लिया। और वहां पर वो इवेंट एब्सोल्यूट इवेंट बताया गया कि ये इवेंट होना जरूरी था। इसी इवेंट की वजह से ये टाइमलाइन ऐसी रही है क्योंकि इस टाइमलाइन के लिए वो एक एब्सोल्यूट पॉइंट है। अगर मैं व्हाट इफ की लैंग्वेज में बात करूं या फिर मैं स्पाइडरमैन टू द स्पाइडर
स्पाइडरवर्स या स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स की बात करूं, जिसमें हमें कैनन इवेंट करके इस चीज को सिग्निफाई किया गया है। खैर, अगर हम दोबारा कहानी की तरफ आए तो यहाँ से आगे हम देखते हैं कि फ्लैश वापस अपने टाइम में पीछे आने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो टाइम में पीछे जा रहा होता है तो उसे एक अलग किस्म की एंटिटी आके उस बॉल में से लात मार के बाहर निकाल देती है, जो एक अनदर स्पीडस्टर है। जाहिर सी बात है, क्योंकि स्पीडस्टर्स ही इस तरह की चीजों को अप्रोच कर सकते हैं। उसे टाइम से बाहर निकालते हैं, उसे पहुंचा देते हैं 2019 की टाइम पर, जहां पर पहली बार जॉर्ड आने वाला था और ये वही दिन था जब फ्लैश को उसकी पावर्स मिलने वाली थी। पहले सब कुछ सही होता है, फिर वो अपने वेरिएंट से मिलता है और देखता है कि उसका वेरिएंट कितना ज्यादा अनोइंग है। उसे पता चलता है कि वो वाकई एक अनोइंग बंदा तो है ही, क्यों उससे लोग ज्यादा कटने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस टाइमलाइन में वो काफी तक कूल इसलिए था क्योंकि उसने अपनी माँ के साथ काफी टाइम बिताया हुआ था, उसको वो सब प्रोवाइड था, उसको सब कुछ मिला हुआ था जो इस वाले बैरी को नहीं मिला था। अब इसके पास पावर्स तो नहीं थी, तो इसे लगा क्यों ना मैं वो इवेंट जो होने वाला है वो इवेंट खुद से क्रिएट करूं, और फिर वो उसे उस लैब में लेके जाता है जहां पर उसके साथ वो हादसा होता है और वो फ्लैश बनता है। बट वहां पे एक प्रॉब्लम ये होती है कि वो जो लाइटनिंग गिरती है वो हमारे वाले यानी पुराने वाले बैरी के बीच से होती हुई नए वाले बैरी को लगती है, तो शायद उसी वक्त वो जो सारा का सारा ट्रांजिशन है वो होता है कि उसकी पावर उसमें ट्रांसफर हो जाती है। खैर, एक इसमें फैक्ट ये भी है कि हमने दो किस्म की जो लाइटिंग इसमें देखी थी वो एक अलग किस्म का इफेक्ट है। अब फ्लैश जो है वो सूट के साथ तो गोल्डन लाइट कर रहा है, यानी वो जो उसकी ऑरेंज किस्म की लाइटनिंग है वो सूट के साथ है, जो सूट से बैटमैन ने दिया, लेकिन बगैर सूट के उसकी लाइटनिंग ब्लू ही है। तो पता नहीं कि ये दो अलग अलग लाइट सूट की वजह से क्यों हो पा रही है, ये क्या सूट पहनने के बाद उसकी पावर्स थोड़ी बूस्ट अप हो रही है, आई डोंट नो। इस फ्लैश को पावर्स मिल जाती है और इसको नहीं मिलती है। न्यूज में दिखाया जाता है कि जॉर्ड आ गया, फिर ये देखते हैं कि ये ब्रूस वेन को ढूंढता है। यहाँ पे माइकल कीटन के बैटमैन को काफी ब्रोकन दिखाने की बजाय काफी हद तक अजीब सा पोर्ट्रे किया गया है। हालांकि वो अपने कैरेक्टर में सही दिखाई दिए और बहुत अच्छे भी दिखाई दिए, लेकिन ऐसा दिखाया गया जैसे वो अब ब्रूस वेन या बैटमैन बनने से थक गए थे, तो इसीलिए उन लोगों ने सब छोड़ दिया। गॉथम जो इस वक्त सबसे पीसफुल सिटीज में से है, जो कि सुन के काफी अजीब लगता है, बट वो सारी बात बताता है और बैटमैन वहां उसे समझाता है कि डीसी में जो टाइमलाइन वाली जो थ्योरीज है या जो टाइम ट्रेवल वाली थ्योरी है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अगर आप मूवी इस पूरे के पूरे टाइमलाइन में कोई भी एक ऐसा इवेंट जो बहुत मेजर है उसे पलटते हो या उसे चेंज करते हो, तो उसकी वजह से एक डिफरेंट टाइमलाइन शुरू से आखिर तक क्रिएट होती है, ना कि उसके बाद से कोई टाइमलाइन क्रिएट होती है। यानी हमने एमसीयू में देखा था जहां पे हम देखते हैं कोई भी इवेंट बदलने से उसके आगे की टाइमलाइन कंटिन्यूटी है वो तो बिल्कुल सेम रहेगी, लेकिन उसके अलावा एक और टाइमलाइन उसके पैरेलल में चलेगी जो डिफरेंट हो जाएगी थोड़ी सी। उसकी बैक स्टोरी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी आने वाली स्टोरी पर जरूर असर पड़ेगा, वो भी अलग टाइमलाइन पे। लेकिन यहाँ दिखाया जाता है कि यहाँ पे एक इवेंट चाहे वो बीच का हो या चाहे वो आखिर का हो या शुरू का हो, बदलने से पूरी की पूरी टाइमलाइन अलग किस्म की डायरेक्शन ले लेती है और अलग हो जाती है थोड़ी सी। और फ्लैश ये बात समझ जाता है कि जो उसने किया है वो होना लाजमी था। वो बैटमैन को बताता है कि हमें इस वर्ल्ड के क्लार्क कैंट को ढूंढना पड़ेगा और कार्लाइल को ढूंढना पड़ेगा। फिर बैटमैन इन्हें रशिया लेके जाता है, पर इन्हें वहां जाके पता चलता है कि असल में अर्थ पर कार्लाइल तो नहीं आया, लेकिन उसकी कजन आई है जो कारा है, जो सुपर गर्ल बनेगी अब इसके बाद। और ये किसी तरह से उसको लेके भागने में कामयाब हो जाते हैं। और फिर वाली फाइटिंग सीक्वेंस, वो फाइटिंग सीक्वेंस बहुत जबरदस्त है जब सुपर गर्ल को उसकी पावर्स पहली बार मिलती है सूरज की वजह से, और उसको इंसानों को लेके एक अलग मिसकंसेप्शन भी होती है। बैरी अपनी पावर्स देने की कोशिश करता है कि उसे पावर्स वापस मिले, और ये जो सीन है ये टोटली सिग्निफाई करता है द फ्लैश पॉइंट कॉमिक में, जहाँ पे वो बैटमैन से कहता है, थॉमस वेन के बैटमैन से, कि मुझे मेरी पावर्स वापस चाहिए, और वो बार बार खुद के ऊपर लाइटनिंग गिरवाता है और मरने की कदर होता है, लेकिन फिर उसे पावर्स मिल जाती है। जहाँ पर बैरी को ये बात समझ में आती है कि वो जितना भी इस टाइमलाइन को बचाने की कोशिश करे, इस टाइमलाइन का बचने के चांसेस नहीं है। फिर हम देखते हैं वो चीज जो अभी तक मूवी में छुपाई जा रही थी, और लेकिन काफी सारी थ्योरीज इस चीज पर मौजूद थी कि असल में बैरी का जो नया वेरिएंट है वो ही विलन होगा। और हमें पहले पता चलता है कि वो जो सीक्रेट आइडेंटिटी थी, हमने जो सीक्रेट किस्म का पर्सोना देखा था जिसने बैरी को टाइम ट्रेवल करते हुए लात मार के टाइम बाहर फेंक दिया था उस बॉल से, उस टाइम चेंबर से, वो कोई और नहीं, वो नया वाला बैरी ही था जो अपनी टाइमलाइन को बचाने के लिए बार बार टाइम में पीछे जाके सुपर गर्ल और बैटमैन को मरने से बचा रहा था, माइकल कीटन वाले बैटमैन को, सुपर गर्ल को। लेकिन वो बार बार जब पीछे जा रहा था वो अपने साथ एक अलग किस्म के डैमेज को लेकर आ रहा था, जिसकी वजह से वो ब्लैक फ्लैश बना। ये दोनों फ्लैश इस चीज को डिस्कवर करते हैं, बट वहां पर जो नया वाला फ्लैश है वो फ्लैश की मदद करता है। बट यहाँ पे एक सीन और भी बहुत जबरदस्त था जो मैं आपको बताता चलूं। हमें 90s के दोनों सुपरमैन भी दिखाई दिए, हमें 90s का बैटमैन भी दिखाई दिया, और इसमें सबसे ज्यादा जबरदस्त चीजों में देख के काफी थोड़ा सा खुश हुआ और थोड़ा सा सैड भी हुआ कि हमें शायद उस चीज को कभी रियलिटी में अब देखने का मौका नहीं
मिलेगा वो था निकोलस केज का सुपरमैन, जिसके बारे में हमने पहले सुना था कि निकोलस केज को सुपरमैन के लिए ऑडिशन के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाया, ना उसे उन्हें दोबारा इस चीज के लिए, इस रोल के लिए अप्रोच किया गया। लेकिन हमें उसे प्रॉपर एक फाइट करते हुए दिखाई दिया कुछ सेकंड्स के लिए, लेकिन वो देख के काफी कूल था। लंबे बालों वाला सुपरमैन हमने आज तक नहीं देखा, लेकिन वो देखने में काफी मजा आया और दिखाई दिया कि वहां पर एक इंकर्जन हो रहा है इस सारी चीज की वजह से जो वहां की गई है। पुराने वाले बैरी को मारने के चक्कर में ब्लैक फ्लैश अपने ही वेरिएंट को मार देता है, जो अपने ही पास्ट वर्जन को मार देता है, जिसकी वजह से उसका फ्यूचर भी खत्म हो जाता है और यहाँ पे ये बैरी मर जाता है। फिर बैरी के मर जाने की वजह से टाइमलाइन दोबारा थोड़ी सी सेटअप हो रही होती है और बैरी को समझ में आता है कि जो गलती उसने करी है उसे सही करना ही पड़ेगा और वो टाइम में पीछे जाता है और जाकर अपनी माँ को मरने के, जो उसने पिछली बार किया था सॉस अपनी माँ को टमाटो केचप पहुंचा दिया था, वही उसने इस बार चेंज किया और इससे उसकी माँ की डेथ हुई। बट उसने यहाँ पर एक चीज जरूर करी कि उस कैमरे में, जिस कैमरे में उसके बाप की फुटेज थी, कि जहाँ पर उसका बाप, जहाँ पे वो फुटेज यूज हो सकती थी कि भाई उसमें फुटेज में उसके बाप का चेहरा दिखाई दे, तो उसने वो करने के लिए सॉस को थोड़ा सा ऊपर रख दिया ताकि जब उसका बाप वहां पर वो सॉस लेने के लिए आए तो वो कैमरे की तरफ देखे और उसका चेहरा दिखाई दे। और सेम यही चीज होती है जब बैरी वापस ट्रैवल करके अपने टाइमलाइन में पहुंचता है तो उसे दिखाई देता है कि हाँ ये सही टाइमलाइन है। वहां पर वो अपने ब्रूस वेन का वाला नोट भी देखता है जहाँ पे उसको ब्रूस वेन बताता है कि मैं खुद तो नहीं आ पाया, ना मैं हायरिंग में पहुंच पाऊंगा, लेकिन ये रही वो डिवाइस जिसमें वो फुटेज है। और वो फुटेज लेके वहां पहुंचता है, सारी सुनवाई होती है और फाइनली बैरी के फादर पे जो केस है वो खत्म होता है। और यहाँ पर वो ब्रूस वेन को कॉल करता है, उसे बताता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी मदद करी, बट ब्रूस बताता है कि मैं आ चुका हूँ। और फिर हम वहाँ पे देखते हैं ब्रूस वेन को आते हुए, लेकिन बट ये वाला जो ब्रूस वेन था ये वाला ब्रूस वेन नहीं था जो हमने पहले सीन में देखा था, यानी बेन एफ्लेक का बैटमैन नहीं था, ये बैटमैन था जॉर्ज कैनोली का, जो काफी टाइम पहले एक मूवी आई थी 1997 में जिसमें आर्नल्ड भी थे और आर्नल्ड ने इसमें मिस्टर फ्रीज का रोल प्ले किया था और इस मूवी का नाम है बैटमैन एंड द रॉबिन। हालांकि ये मूवी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही थी, इसको बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद नहीं किया था, लेकिन फिर भी हमने देखा कि बैरी की एक गलती की वजह से जो चीजें चेंज हुई है उसमें बैटमैन तो चेंज हो गया, पर मजीद और क्या क्या चेंज हुआ होगा इस टाइमलाइन में नहीं पता। अब ये भी कंफर्म नहीं है कि क्या जेम्स गन वाकई इसी बैटमैन को लेके कंटिन्यू करने वाले हैं अपने यूनिवर्स में, यानी ब्रेव एंड बोल्ड में, या कुछ और होने वाला है अभी जो शायद हमें फ्लैश की सीक्वल में दिखाई दे कि फ्लैश अब टाइम ट्रैवल करके दोबारा कुछ करना चाहेगा या कुछ करेगा। बट हु नोस के बारे में मजीद और क्या होने वाला और क्या नहीं होने वाला। खैर अब मूवी का जो पोस्ट क्रेडिट सीन है ना, वो पोस्ट क्रेडिट सीन है तो नहीं, उसे पोस्ट क्रेडिट सीन कहना तो नहीं चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें जो सीन है बस वो यही है कि बैरी और एक्वामैन साथ हैं एक बार में और बैरी एक्वामैन को बताता है कि मुझे कभी चढ़ती नहीं है, मैं जितनी भी शराब पी लूं। और दूसरी तरफ एक्वामैन टून होता है और बैरी उसे कहता है कि मैं यहाँ करीब में रहता हूँ क्योंकि मेरा घर यहीं है। और फिर एक्वामैन शराब पिया हुआ और वो गिर जाता है और वो पानी में अपना मुंह देके कहता है कि मैं भी यहीं रहता हूँ। तो वो एक अलग किस्म का और वाहियात सा ह्यूमर था जिसकी जरूरत नहीं थी। तो ओवरऑल ये मूवी बहुत जबरदस्त इसे देखना चाहिए। और क्योंकि डीसी ने अब तक जब से स्नाइडरवर्स एंड हुआ है उसके बाद से कुछ भी बड़ा नहीं किया था, तो ये वाकई इसे एक बड़ा इवेंट कहकर बुलाया जा सकता है, क्योंकि इसमें जिस तरह के मल्टीवर्स दिखाया गया, जिस तरीके से हमें एक्सपीरियंस कराया गया कि जितने भी यूनिवर्स अब तक बनाए गए थे, इवन जो सोचे भी गए थे, वो भी अपनी जगह पे एग्जिस्ट करते ही हैं। अजीब सी सेटिस्फेक्शन मिलती है वो देखकर। तो हाँ, फ्लैश मूवी बहुत जबरदस्त है और आप देखिए। और वीडियो को यहीं पे एंड करते मैं जानता हूँ वीडियो बहुत ज्यादा ही बड़ी हो गई है, बट इस मूवी के बारे में इतनी बात करना जरूरी था। तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए कि आपको फ्लैश मूवी कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि डीसी का जो यूनिवर्स है वो कैसा आने वाले वक्तों में होगा। तो मैं ये जानने के लिए बेचैन हूँ, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। बाय।